गाइस, भीमाशंकर आने के लिए एक स्पेशल ट्रैक है, भोलगिरी टू भीमाशंकर। ये 20 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पे और कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ मंदिर के अलावा? इसके अलावा फिर वहाँ पे एक हनुमान कला है, मतलब बेहतरीन अच्छा है, देखने लायक है। वहाँ पे सब मतलब क्या चीज़ ज़्यादा है वहाँ पे, और कला बना हुआ है। हनुमान की मूर्ति है बड़ी। वहाँ से अगर ऊपर पार चढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे राम का पानी दिखाई देगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भीमाशंकर ट्रिप का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी जगह पर जहां पर स्वयं शिवजी शिवलिंग के रूप में आज भी विराजमान हैं। मैंने भीमाशंकर फर्स्ट पार्ट में भीमाशंकर मंदिर के दर्शन कराए थे और उसके इतिहास के बारे में भी बताया था। अगर आपने अभी तक भीमाशंकर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो आज के इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे गुप्त भीमाशंकर की, जहां पर ओरिजिनल शिवलिंग है जिस पर निरंतर भीमा नदी के पानी से अभिषेक होते रहता है, और साथ ही साथ हम भीमा नदी के उद्गम स्थान की भी दर्शन करेंगे। तो चलिए आज के इस खूबसूरत और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गुप्त भीमाशंकर के लिए आपको जंगलों के बीच से होते हुए जाना होता है। भीमाशंकर मंदिर से गुप्त भीमाशंकर जाने के लिए आपको पैदल जाना होता है और लगभग आपको 35 से 45 मिनट लग जाएंगे यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ जाने के लिए कोई भी गाइड नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डायरेक्शन के लिए मार्क्स दिख जाएंगे, पेड़ पर या फिर इस तरह पत्थरों पर। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर आप अपने फैमिली में बच्चों के साथ यहाँ आए तो बच्चों को लेकर यहाँ ना आए, क्योंकि ये जगह पूरे जंगल में है और बीच में आपको एक नदी भी क्रॉस करनी होती है। अगर आप फिर भी यहाँ आना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ पर गर्मी के समय आए, क्योंकि बरसातों में यहाँ पर हर जगह पर फिसलन होती है और पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा होता है। गुप्त भीमाशंकर के दर्शन के लिए आप जब भी आओ तो आपको एक ट्रैकिंग का भी मजा यहाँ पे फील हो सकता है। तो फाइनली हम अब यहाँ गुप्त भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं, और ये देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये बारिश का समय है, इस वजह से यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हमें यहाँ से नीचे उतरना है। ये है यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिसलन है, इसलिए मैंने मना किया था कि बच्चों को लेकर यहाँ पे बारिश के समय ना आए। और ये है भीमा नदी। और अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है तो डेफिनेटली आप बारिश के टाइम पे यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बारिश के टाइम पे जो यहाँ पे नज़ारा होता है, वो जो खूबसूरती होती है, वो बस आपको मॉनसून के टाइम पे ही नज़र आएगी। और यही है वो ओरिजिनल शिवलिंग जहाँ पे पानी का झरना गिर रहा है। कहते हैं महादेव ने इसी स्थान पर भीमा का वध किया था और तभी से ये स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया था, और फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की भगवान शिव से प्रार्थना की। उसके बाद भगवान शंकर ने देवताओं की बात मानते हुए इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना गया।
भीमा शंकर अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको जीव, जंतु, प्राणी देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ के वन क्षेत्र का विस्तार सह्याद्री के मुख्य पहाड़ी श्रृंखला में होने के कारण यहाँ आसपास के क्षेत्र पर नजर रखने के लिए गोरखगढ़, मच्छिंद्रनाथगढ़, सिद्धगढ़ का उपयोग किया जाता था। पहले के समय में इन किलों का उपयोग निवास स्थान के रूप में किया जाता था। आज के समय में गोरखगढ़, मच्छिंद्रनाथगढ़ अपने प्राकृतिक सुंदरता के कारण हमेशा ही साहसी लोगों और किले पर चढ़ने वालों के लिए आकर्षण का एक स्थान बना हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं भीमा नदी के उद्गम स्थान की तरफ। ये है भीमा नदी का उद्गम स्थान और यहाँ से जाने का रास्ता है भीमा नदी के उद्गम स्थान की तरफ जाने के लिए। और ये है वो कुंड और इसी को यहाँ पर भीमा नदी का उद्गम स्थान कहते हैं। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है भीमा नदी का उद्गम स्थान। और यहाँ पे पूजा करने के लिए भीमा नदी की मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति के बगल में ही यहाँ पे भीमा नदी के बारे में जानकारी दी हुई है। ये मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसका मैं आपको हिंदी बताती हूँ। इसका मतलब है पंढरपुर तब था जब चराई नहीं होती थी, जब गंगा गोदावरी नहीं थी तब चंद्रभागा थी। पंढरपुर में इस भीमा नदी का नाम चंद्रभागा है। यह पवित्र स्थान पंचगढ़ी मंदिर है जहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। इस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और चंद्र का वास है। कहते हैं इस स्थान पर आषाढ़ी एकादशी की आधी रात को दही और दूध निकलता है और आज भी ये कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है। ये जगह देखने लायक है और दर्शन के योग्य है। तो हम लोगों ने फाइनली कैब ले लिया क्योंकि हमें बस नहीं मिल रही थी, बस टाइम पे थी नहीं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्लाउड जो था वो नीचे आ गया था। तो इस वजह से हमारा जो है बस में इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग को बस पकड़ नहीं पाए और इस वजह से हमें कैब बुक करना पड़ा। तो कैब का फेयर यहाँ जनरली 3000 से 4000 रुपीज़ के अराउंड रहता है, बट आप अगर बार्गेनिंग करोगे तो आपको 3000 रुपीज़ मतलब में आपको कैब मिल जाएगा। और कैब आप शेयरिंग में जा सकते हो। अगर आप अकेले हो तो आप किसी और के साथ भी कोलैबोरेट करके आप उनके साथ भी कैब में शेयर बेसिस पे आप जा सकते हो। और कैब से पहुंचने में पुणे लगभग यहाँ से भीमाशंकर से 2 घंटे का रास्ता है। और बस से अगर आप जाते हैं तो सारे स्टॉपेज रुकते हुए बस लेके जाती है, तो आपको 3-3.5 घंटा के अप्रॉक्सीमेट लग जाता है। और ये है यहाँ की वीकली मार्केट जो हर वीक में यहाँ लगती है। स्किलोल रिसोर्ट करके है एक 30 किलोमीटर पे इधर से, और उसके एक 10 किलोमीटर पे एक डैम भी है, आपको अगर देखना होगा तो लिम्बा डैम। और वो जो स्किलोल रिसोर्ट बना हुआ है ये एक पहाड़ के अंदर बना हुआ है, एक बंगलो टाइप। और अगर आप यहाँ पे भीमाशंकर आने के बाद 1 नाइट स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप दर्शन करने का सोच रहे हैं तो आप स्किलोल रिसोर्ट में ज़रूर आए। ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है और यहाँ पे हर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो आइए अब हम भैया से जानते हैं कि अगर हमें भीमाशंकर से त्र्यंबकेश्वर जाना है तो बस से किस तरीके से जा सकते हैं यहाँ से। पूछना था, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे कि भीमाशंकर से अगर हम लोग को नासिक जाना हुआ तो डायरेक्ट यहाँ से कोई बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है ना? नासिक के लिए अवेलेबल, खाली पूना के लिए आपको यहाँ से बस मिल सकता है। अच्छा, तो नासिक जाना होगा तो आपको मंचर जाना पड़ेगा। यहाँ से पहले मंसर जाना पड़ेगा बस से? हाँ, बस से या कैब से। ओके, कैब शेयरिंग में 150 रुपया 200 रुपये जो हिसाब से बेड के हिसाब से ले लेती है। अच्छा, मंचर जाना पड़ेगा जैसे 60 किलोमीटर पहले, ठीक है। और वहाँ से आपको नासिक या त्र्यंबकेश्वर, शिरडी। तो यहाँ के
ये भैया हैं तो ये इन्हें काफ़ी अच्छे से यहाँ की जानकारी है, तो इन्होंने जो बताया है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। ऑनलाइन सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और हम लोग तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था, हमें पुणे वापस पहुँचना था। और साथ में हमारे जो हैं उन्हें भी टाइमली 3 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो इस वजह से हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट आप जब भी यहाँ पे आइएगा तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके ज़रूर आइएगा। तो फिलहाल हमारे साथ जो हमारे को पार्टनर है, आइए उनसे मिलाते हैं। Hello, my name is Yogesh Kumar Verma. I am from Delhi. I have booked a train from Pune at 3:15 p.m. So actually I didn't get bus from Bhima Shankar. So these guys will help you to reaching Pune. It's my pleasure. Thank you so much. So guys, भीमा शंकर आने के लिए एक स्पेशल ट्रैक है, बोलगिरी टू भीमा शंकर। ये 20 किलोमीटर्स का ट्रैक है जो कि घने जंगलों से भरा हुआ है, और ये ट्रैक अपने आप में एक स्पेशल ट्रैक है। थैंक यू सो मच भैया। यही हमारे कैब वाले भैया हैं, इन्होंने हमें टाइम पे पहुंचा दिया है। अब ये दूसरे वाले भैया हैं जो हमें आगे पुणे तक ड्रॉप करेंगे। कैब से 5,500 मंचर जाने के लिए, त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए मंचर से। ओके, ये हाईवे है, इधर नासिक और इधर मंचर। और ये पुणे यहाँ पे आएगा ना, शायद लिखा हुआ नहीं। 3 बजे पहले। और ये है यहाँ का सबसे पुराना और सबसे फेमस डिम्बा डैम। आप जब भी यहाँ पे आए तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें। बाय बोलो, से बाय टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सो आज का ये डे मेरा यही फिनिश होता है, और कल है 1 तारीख, और कल हम लोग का प्लान है महाबलेश्वर का। सो कल डे 3 है हमारा, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।